देखिए, इजराइल, अमेरिका और ईरान की इस जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हर तरह की कोशिशें की कि नेटो के देश किसी भी तरीके से इस जंग में आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए भी नेटो के देश को आने को कहा, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी की उस वक्त भी नेटो के देशों से कहा, लेकिन कोई एक देश भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इस जंग में नहीं कूदा। लेकिन अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की ये चाहत कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। दरअसल फ्रांस का एक विमानवाहक पोत चार्ल्स डी गोल आज सुएज नहर से होते हुए लाल सागर में प्रवेश कर चुका है और अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब पहुंचेगा। देखिए, फ्रांस का ये विमानवाहक पोत कहीं ना कहीं इसलिए आया है क्योंकि इस जंग के दौरान जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी लगाई हुई है, पूरे यूरोप में एनर्जी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। एनर्जी सप्लाई में भी क्राइसिस है, पेट्रोल सप्लाई में भी क्राइसिस है, गैस सप्लाई में भी क्राइसिस है। यानी कुल मिलाकर जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की है, तब से इन यूरोपियन देशों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा एनर्जी संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब मजबूरन खुद ही ये देश कहीं ना कहीं अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए आ रही है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानते थे कि अगर वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी कर दे और दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह ब्लॉक किया हुआ है, तो इन यूरोपियन देशों में बहुत भारी संकट पैदा हो जाएगा एनर्जी को लेकर, और फिर ये मजबूरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए आएंगे। फिलहाल फ्रांस का एक विमानवाहक पोत आज सुएज नहर से होते हुए लाल सागर में प्रवेश कर चुका है और ये बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब पहुँच जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईरान इसके रिस्पॉन्स में क्या करता है। वैसे ईरान ने पहले ही वार्निंग दे रखी है कि वो किसी से नहीं डरने वाला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान अपने कंट्रोल में रखकर अपने तरीके से खोलेगा। फिलहाल कहीं ना कहीं बातचीत के इस दौर में युद्ध की तैयारी भी कहीं ना कहीं हो रही है। वहीं एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दूँ चाइना को लेकर। देखिए, चीन एक ऐसा देश है, ये हर तरीके से अपना फ़ायदा सोचता है कि किस तरीके से इसका फ़ायदा हो जाए। चीन को आप ऐसा समझ लीजिए कि चीन एक बनिया है। दरअसल आपको पता होगा कि इस जंग के दौरान रशिया और चाइना ने ईरान का साथ दिया और चाइना ही एक ऐसा देश निकला जिस देश ने इस जंग के दौरान ईरान को अपनी इंटेलिजेंस से और अपने बहुत तरीके से इस जंग के दौरान ईरान का चाइना ने साथ दिया। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, चाइना ने अपना एक लेज़र सिस्टम दुबई को यानी कि यूएई को प्रोवाइड कर दिया है ताकि वो ईरान के ड्रोन को, ईरान की मिसाइलों को रोक सके। दरअसल ये लेज़र सिस्टम यूएई को ईरान के ड्रोन से बचाने के लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा, और ये बहुत बड़ी बात है कि चाइना ने अपना लेज़र सिस्टम ईरान के हथियारों को नष्ट कराने के लिए यूएई को बेच दिया है। जबकि कल ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची चाइना पहुंचे थे और चाइना इस बात को खुद कंसिडर करता है कि ईरान उसका एक बहुत बेहतरीन देश है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग यही कहेंगे कि चाइना ने ईरान के साथ धोखा किया है, लेकिन अगर आप इन तमाम चीज़ों को न्यूट्रल होकर देखो तो आपको लगेगा कि चाइना ने ईरान के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि चाइना की पॉलिसी ही यही है। चाइना हमेशा सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है कि किस तरीके से चाइना का प्रॉफिट हो जाए, और चाइना की दुश्मनी कहीं ना कहीं सिर्फ अमेरिका से है, इन मिडिल ईस्ट के देशों से नहीं है। चाइना कभी भी सिर्फ ईरान के लिए इन अरबी देशों को अपने करोड़ों डॉलर के हथियार को सप्लाई करने से इनकार नहीं कर सकता, ना ही रोक सकता, क्योंकि अगर चाइना ने सिर्फ ईरान के लिए अपने हथियारों को इन अरबी देशों को सप्लाई करने से मना किया या ईरान के फेवर में इनको मत दिए, तो चाइना को इससे बहुत नुकसान होगा, और चाइना कभी भी इकोनॉमिकली अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। चाइना को आप ऐसे समझ लीजिए कि चाइना एक बनिया है। जिस तरीके से बनिया हमेशा सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है कि किस तरीके से उसका फ़ायदा हो जाए, चाइना भी हमेशा सिर्फ वही पॉलिसी अपनाता है कि किस तरीके से चाइना का फ़ायदा हो जाए, किस तरीके से चाइना के ज़्यादा से ज़्यादा हथियार सप्लाई हो जाए और किस तरीके से चाइना एक इकोनॉमिकली बहुत बड़ी पावर बन जाए। और चाइना ऐसा ही करके आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। फिलहाल यूएई ने ये चाइना का लेज़र डिफेंस सिस्टम इसलिए भी लिया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ईरान की तरफ से यूएई के ऊपर हमले हुए हैं। लेकिन हमला चाहे जहां से भी हो वो एक अलग बात है, बट यूएई ने अब चाइना से ये लेज़र डिफेंस सिस्टम लेकर ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि अब यूएई सिर्फ इजराइल और अमेरिका के हथियारों पर डिपेंड नहीं रहेगा। यूएई अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और ये तमाम अरब कंट्री के अंदर आदत है। ये अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स हथियार खरीदने में ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये शायद कभी भी अपने खुद से हथियार नहीं बना सकेंगे। आइए अब बात गाज़ा की भी कर लेते हैं। देखिए, इजराइल, अमेरिका और ईरान की इस जंग के चलते जब से ये युद्ध शुरू हुआ था तब से गाज़ा की बात हो ही नहीं रही है। बड़े बड़े पत्रकार भी अब गाज़ा की आवाज़ नहीं उठा रहे, और शायद उसकी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह ये है कि आप लोग भी नहीं चाहते कि आपको गाज़ा की खबर बता दी जाए, क्योंकि ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम गाज़ा की खबर सुन सके या उनके लिए सुनकर दुआई कर सके।
फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि हमें गाज़ा को नहीं भूलना चाहिए और हमें हमेशा गाज़ा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। दरअसल अभी 1-2 दिन पहले हमास के वरिष्ठ अधिकारी ने ये घोषणा की थी कि गाज़ा के तकरीबन 68% हिस्से पर इसराइल का कब्जा हो चुका है। 7 अक्टूबर 2025 को जब इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर हुआ था और उस सीज़ फायर के दौरान येलो लाइन बनाई गई थी, इसराइल उस येलो लाइन को आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाकर तकरीबन गाज़ा के 68% हिस्से पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है। सोच कर देखो, गाज़ा के 68% हिस्से पर इसराइल ने कब्जा कर लिया, अब गाज़ा के पास रह क्या गया। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाज़ा के अंदर तकरीबन 21,000 बच्चे विकलांग हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 3 साल से गाज़ा के अंदर हर हफ्ते तकरीबन 160 माल न्यूट्रिशन के केस मिल जाते हैं। यानी कि गाज़ा के अंदर हर हफ्ते हर 7 दिन में 160 केस ऐसे मिल जाते हैं जो भुखमरी के शिकार होते हैं। उनमें बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर 160 केस ऐसे मिल जाते हैं जो भुखमरी के शिकार होते हैं गाज़ा के अंदर हर हफ्ते। आपको शायद पता नहीं होगा, जब से इजराइल, अमेरिका और ईरान का यह युद्ध शुरू हुआ था तब से गाज़ा के अंदर इजरायली सेटलर्स के और इजरायली फोर्स के हमले पहले से कहीं ज़्यादा हो चुके हैं। यकीन मानना, गाज़ा के अंदर इनको जो कुछ करना है वो तमाम चीज़ें ये लोग गाज़ा के अंदर कर रही है, लेकिन वो तमाम चीज़ें हमारी आंखों से ओझल है। फिलहाल गाज़ा के अंदर हालात बहुत ख़राब है। बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप गाज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर से किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।